हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम आज हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको मैटर को समझना होगा कि जिसकी प्रॉपर्टी आप समझना चाहते हैं एक्चुअल में वो मैटर है क्या। तो मैटर कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ शर्त क्या है, उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, कुछ ना कुछ शेप होनी चाहिए और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए। कहने का मतलब जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर सके वही आपकी क्या होती है, मैटर होती है। जैसे कि हमें पता है हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस में आपकी हवा यानी कि एयर भी आती है। अब आप कहेंगे कि एयर तो हमारे चारों तरफ है, इसको मैटर कैसे माने। तो भाई अगर आप एयर को किसी सिलेंडर में बंद करके रख देते हैं तो उसकी शेप भी बन जाती है, उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपके क्या होते हैं, आपके मैटर में आते हैं। तो अब ये तो हो गया मैटर के मैटर होता क्या है। अब हमें मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। मैटर की प्रॉपर्टीज मतलब कि आप उसके साथ क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो क्या क्या चेंजमेंट दिखाती है। इस चैप्टर में हम बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो हम करते हैं, देखते भी हैं, बट कभी ये नहीं समझते कि एक्चुअल में ये है क्या। तो हम ये जानेंगे कि जो काम हम करते हैं उसको नाम क्या दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। वही कहूंगी जरूर आपसे कि जो आप डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में काम करते हैं उससे ही रिलेटेड है, बस उस काम को एक नाम दे दिया जाएगा। आपको पता लगेगा कि साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में उस काम को, उस वर्क को क्या बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। तो सबसे पहले हम जो मैटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ हमारी टर्म्स हैं, उनको जानेंगे। तो हमारी जो टर्म्स है उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है सॉलिड, यानी कि हम जानेंगे सबसे पहले सॉलिड के बारे में। यानी कि मैटर की जो 3 फॉर्म्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें सबसे पहले हमने लिया है सॉलिड। तो सॉलिड जो होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं तो अपनी शेप चेंज ना करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर के ऊपर फोर्स लगाऊं तो देखिए मैं कितना ही फोर्स लगा लूं ये क्या नहीं होगा, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैं कोई स्पंज ले लूं तो आप देखते हैं कि अगर मैं इसको दबाऊंगी, पहले इसको ध्यान से देखिए, इसकी शेप देखिए कितनी मोटी थी, बट अगर मैं इसको दबाऊंगी तो ये अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सॉलिड हैं जो क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो शेप को चेंज नहीं करते। तो इनकी प्रॉपर्टीज को हमें जानना है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो टर्म हम सीखेंगे दैट इज इलास्टिसिटी, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी, फिर एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगी कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है, इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन, उसकी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रिगेन कर ले अपनी ओरिजिनल साइज को, अपनी ओरिजिनल शेप को, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव सम, मतलब अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है तो आप जब उस फोर्स को हटा देते हैं तो वो जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, वो उसकी इलास्टिसिटी होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो स्पंज था, ये पहले ऐसा था, ठीक है, इसका आप साइज देख सकते हैं, बहुत मोटा है ये, लेकिन जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी, तो मैंने लगाया इसके ऊपर ये फोर्स, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी इसकी शेप भी चेंज हो गई है और साइज भी चेंज हो गया है, हो गया ना, साइज और शेप दोनों ही यहाँ पे चेंज हो गई है। ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है जिसकी वजह से इसका साइज और शेप दोनों चेंज हुई है, इस फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। और इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी साइज और शेप को दोबारा से ले आता है जब उसके ऊपर से फोर्स हटा दे। जैसे कि मैं अभी इसमें से फोर्स हटाऊंगी
मैंने ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो ये अपनी साइज और शेप में वापस आ गया। इसका मतलब ये बॉडी कौन सी है, ये बॉडी इलास्टिक बॉडी है। ये चीज आपके समझ में आई कि हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है जब उसके ऊपर लगाया गया फोर्स को हटा दिया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया जाता है। इलास्टिसिटी तो एक प्रॉपर्टी है, बट आपने इलास्टिक का नाम जरूर सुना होगा, जिससे पैंट्स वगैरह टाइट की जाती हैं, जो कपड़े में लगाया जाता है इलास्टिक, आपने सुना होगा। इलास्टिक क्या करता है, इलास्टिक को अगर आप खींचते हैं और जब उसको छोड़ते हैं वो अपनी दोबारा उसी शेप में आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। मेरे पास ही रबर बैंड है, ठीक है, ये इसके अंदर छोटे छोटे इलास्टिक लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो रबर बैंड है ये क्या करता है, अपनी शेप को इंक्रीज कर सकता है। ये फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया, इस रबर बैंड पे, जो फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, और जब मैं इस फोर्स को छोड़ देती हूँ तो ये अपनी दोबारा अपनी शेप में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। तो ये अपनी शेप में वापस आ गया, दैट्स मीन ये क्या है, इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो हमने मैटर में सबसे पहले सॉलिड के बारे में जाना, फिर हमने देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारी वो होती है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपनी शेप दोबारा से वापस ले आती है जैसे थी, जब उसके ऊपर से फोर्स को हटा दिया जाए। तो ये तो था इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो हमारी इलास्टिसिटी से क्या करता है, रिलेट करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी इलास्टिसिटी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को, साइज को चेंज करने के लिए, उस फोर्स को नाम दिया जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच, डिफॉर्मिंग फोर्स एक वो फोर्स है जो व्हेन अप्लाइड, जब अप्लाई किया जाता है, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखिए इस चीज को समझिए। ये हमारे पास रबर बैंड है, इस रबर बैंड की कुछ ना कुछ क्या है, लेंथ है, और कुछ ना कुछ क्या है, ब्रेथ है। जब मैं इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाती हूँ तो लेंथ इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है। दैट्स मीन आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, कॉन्फ़िगरेशन में आती है। मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करा देती हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या क्या आता है। इसमें आता है आपका शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी, ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। लेंथ अगर इतनी है तो बड़ी हो जाएगी, साइज चेंज हो जाता है। साइज कैसे चेंज होता है, मैं आपको देखिए करके दिखाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये बुक है, ये मेरे हाथ में एक बुक है, अगर मैं इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा। देखिए पहले ये ऐसा था कुछ, जब मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया अपनी डायरेक्शन में तो ये कुछ ऐसे हो गया, लेकिन जब मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देती हूँ तो हटाते ही अपनी शेप कैसे कर लेता है, दोबारा से रिगेन कर लेता है। यानी कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो साइज को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, और शेप को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आई होप डिफॉर्मिंग फोर्स आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी अपनी दोबारा से शेप और साइज में चेंज हो जाती है, रिगेन कर लेती है अपनी प्रॉपर्टी, जब उसके ऊपर से कोई भी फोर्स जो लगाया गया है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसको हटा दिया जाए। तो ये हम पहले कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अब ये क्या चीज है, तो देखिए परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक आपको पता है, इलास्टिक का मतलब वो होता है जिसके ऊपर से जब फोर्स हटा दिया जाए तो कंप्लीटली अपनी क्या आ जाए, शेप और साइज में वापस आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक। तो ये परफेक्ट इलास्टिक क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगी
कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होती है। तो देखिए, ए बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, कोई भी बॉडी जो अपने ओरिजिनल लेंथ को चेंज कर ले इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाता है तो बॉडी अपनी लेंथ को, साइज को, जो भी कोई भी उसकी चेंज हुई है कॉन्फ़िगरेशन, उसको दोबारा से इमीडिएटली उसी वक्त वापस कर लेती है जब उसके ऊपर से फोर्स को हटा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको ये रबर बैंड दिखाया था, जब आप इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर से आपका डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाता है, ये दोबारा से अपनी उसी शेप में इमीडिएटली एकदम से 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है। परफेक्ट इलास्टिक क्या होती है, जो अपनी शेप को दोबारा से उसी कॉन्फ़िगरेशन में ले आए जो उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, और इमीडिएटली ले आए, उसी टाइम ले आए, लाने में टाइम ना लगे। जैसे कि हमने स्पंज के साथ किया था, अगर आप उसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए मैंने लगाया, जैसे इसको छोड़ते हैं, सेकंड के हिसाब से अपना क्या कर लेता है, शेप को चेंज कर लेता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो अपनी बॉडी जो कॉन्फ़िगरेशन उनकी चेंज हुई है डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, वो अपनी शेप को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब उसके ऊपर से क्या हटा दिया जाए, जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स था वो हटा दिया जाए। तो आई होप आपको ये वाली टर्म भी समझ में आ गई होगी कि परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है परफेक्ट, एकदम बढ़िया वाला, जो एकदम से हटाया डिफॉर्मिंग फोर्स और फटाक से अपनी शेप में वापस आ गया। तो चलिए बात करते हैं परफेक्ट प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, तो ये प्लास्टिक का क्या रोल है यहाँ पे। देखिए, ए बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, यानी कि वो बॉडी जो अपनी शेप में वापस नहीं आ सकती अगर उसके ऊपर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हटा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक है, आपके पास कोई भी प्लास्टिक की चीजें कुछ भी हो सकती है। अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप कोई भी मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लास्टिक की कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उस प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो आपने जब उसको छोड़ा तो वो उसी शेप में ही रह जाता है जिस शेप में आपने उसको छोड़ा है। जैसे ही आपने अपना जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हटाया, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा ही हो गया जैसा आपने छोड़ा है। तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक की शेप चेंज नहीं हो सकती है दोबारा से, जैसा आप उसको शेप देंगे उसकी शेप वैसे ही रहेगी। तो ये था हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उसके इम्पोर्टेंट जो टर्म्स थी वो अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ उसका रीजन यही है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें आप अब करने वाले हैं उनके लिए आपको ये टर्म्स जानना जरूरी था कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, परफेक्ट इलास्टिक क्या है, परफेक्ट प्लास्टिक क्या है। क्योंकि अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आती तो बाकी के जो हमारे टॉपिक्स है वो भी आपके समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके लिए हमारा जो टॉपिक्स है, हमारा जो सिलेबस है वो बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर से रिलेट करते हैं, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की वो टर्म्स जो हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम करने वाले हैं। आज आप जानेंगे कि अब जो आप काम करते हैं ना डेली लाइफ में, यानी कि नॉर्मली आप किसी ना किसी चीज पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते होंगे, बट आपको ये नहीं पता था कि आप जो फोर्सेस लगाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कहने का मतलब उनके नाम अलग अलग होते हैं। आज मैं उनके नेम आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन या फिर आप खुद किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअल में वो कौन सा फोर्स है। हमें लगता है हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो वो नॉर्मली फोर्स है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। बट अब आप क्या होने वाले हैं, अब आप इंजीनियर बनने वाले हैं, अब आपका डिप्लोमा होने वाला है, तो आपको अब थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। आपकी हर चीज में आप फिजिक्स होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ फिजिक्स होनी चाहिए, जो भी चीज आप सीख रहे हैं, जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज इतनी नॉर्मली नहीं है,
क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन है, जो पॉलिटेक्निक नहीं कर रहा, जो डिप्लोमा कोर्स नहीं कर रहा, उसके लिए भी सारे फोर्सेस नॉर्मल है। फिर हम में और उनमें क्या डिफरेंस रह गया? तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको अपना जो कोर्स है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना होगा। आपको पता होनी चाहिए कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं एक्चुअल डेली लाइफ में वो चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं और उनके क्या क्या नेम होते हैं, क्योंकि जब तक ये डिफरेंस नहीं बन पाएगा आप में और उसमें, कोई भी डिफरेंस रह नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कुछ सीखना, कुछ नया समझना, अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि हमारा किसका है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। तो जो सबसे पहली टर्म आपको यहाँ पे दिख रही है दैट इज स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको ये नहीं पता स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस आपने नॉर्मली सुना होगा कि जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच लेता है, किसी टॉपिक के बारे में सोच लेता है, तो वो ये कहना शुरू कर देता है बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत ज्यादा लोड हो गया है काम का। यानी कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी क्या लगना? फोर्स लगना। अब चाहे वो टेंशन का हो, चाहे वो किसी मतलब कोई सोच का हो, किसी थॉट का हो, यानी कि वो जो चीज है वो क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। और वो फोर्स कहाँ लग रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो आपका स्ट्रेस क्या होता है? इज जस्ट एन प्रेशर, किसी भी चीज पे प्रेशर लगाना, यानी कि माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होना, काम का प्रेशर होना, ऑफिस का प्रेशर होना, घर का प्रेशर होना। तो प्रेशर, तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर ही है। आप सिंपली मैथमेटिकली भी इसको समझ सकते हैं। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ, देन उसके बाद हम हमारा जो मैथमेटिकल टर्म है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करें शुरू। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस की डेफिनेशन देखिए आप, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्मिंग बॉडी। जो बॉडी आपकी क्या हो रही है? डिफॉर्म हो रही है, वो आपका क्या हो जाएगा? वही आपका होता है यहाँ पे स्ट्रेस। ठीक है। तो मैथमेटिकली आप क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको मैंने नॉर्मली प्रेशर की तरह क्यों नहीं लिखा, फोर्स अपॉन एरिया? क्योंकि इसमें क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, जो एक्चुअल में बॉडी को डिफॉर्म करने का काम करेगा। या तो उसकी शेप को चेंज करेगा, या साइज को चेंज करेगा, या वॉल्यूम को चेंज करेगा। कहने का मतलब डिफॉर्म करेगा, कुछ भी डिफॉर्म करे। तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? एरिया, पर यूनिट एरिया। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो पूरे सर में दर्द नहीं होता, कहीं एक पॉइंट पे होता है। जैसे किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके किस एरिया में प्रेशर है, किस एरिया में फोर्स लग रहा है, टेंशन है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। यहाँ पे आप पर को हटा दो क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, इसका मतलब भी क्या होता है? पर होता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? स्ट्रेस की डेफिनेशन। यानी कि क्या? आपका जब फोर्स अपॉन एरिया होगा तो वही आपका क्या होगा? स्ट्रेस होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारी यूनिट कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो भाई आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये अगर आपका फोर्स है और ये अगर आपका एरिया है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, एरिया की क्या होती है आपके? मीटर स्क्वायर। तो आपकी जो यहाँ पे एसआई यूनिट होगी दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम किसकी? डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या होगा? चलिए देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, जैसा कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, नॉर्मल फोर्स नहीं है। नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि ऐसे एक फोर्स लगाना, इस पे कोई चेंजमेंट नहीं आया बॉडी में। बट जब आप ऐसा फोर्स लगाते हैं जो किसी की शेप को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, साइज को चेंज कर देता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। तो आपको क्या देखना है? फोर्स का यह डायमेंशन क्या होता है? याद होना चाहिए। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, m1 l1 t-2। और आपका जो एरिया होता है उसका होता है आपका l स्क्वायर।
तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फटाफट से बताइए क्या बन जाएगा हमारा डायमेंशन यहाँ पे। बहुत इजी है, आपका ये हो जाएगा m1 l-1 t-2। क्या आपके ये समझ में आया कि मैंने ये कैसे किया? बिल्कुल आसान था, इजी था, जस्ट मैंने फोर्स का लिखा। एरिया का क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। फिर हमने जब इसको सोल्व किया, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा -2, और -2 में से जब आप 1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो आपके पास स्ट्रेस का क्या निकल के आ जाएगा? डायमेंशन निकल के आ जाएगा। डायमेंशन आपको निकालने आने चाहिए। मैं दोबारा से कहना चाहूंगी, जितने भी आप डेफिनेशन एग्जाम में करेंगे, जितनी भी एग्जाम में आपको डेफिनेशन दी जाएगी, उन सभी डेफिनेशन के साथ कंपल्सरी है, चाहे आपको क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, बट आपको यूनिट और डायमेंशन जरूर लिख के आने, अदरवाइज आप अपने मार्क्स खो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपके एग्जाम में जो आपकी डेफिनेशन दी हुई रहती है, डेफिनेशन के साथ आपको साथ साथ उसकी मैथमेटिकल टर्म यानी कि उसका फॉर्मूला, उसके यूनिट और उसका जो डायमेंशन होता है वो जरूर लिख के आना है। तो ये तो था हमारे स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। स्ट्रेस जो आपका फोर्स है, फोर्स पर एरिया होता है, यानी कि आपका किसी भी बॉडी पे कहीं पे भी कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे। तो ये थी हमारी मैथमेटिकल टर्म किसके बारे में? हमारे स्ट्रेस के बारे में। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि ये जो फोर्स लगता है ना पर यूनिट एरिया, ये भी आपका डिफरेंट टाइप से लगता है। ये नॉर्मली फोर्स नहीं लगता। हमने कहा हमने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया, उसका साइज चेंज हो गया, तो वो आपका क्या बन गया? स्ट्रेस बन गया। नहीं, ये भी बहुत टाइप का होता है। मैंने बताया तो फोर्स बहुत टाइप से लगाए जाते हैं, बट हम सोचते हैं फोर्स एक ही टाइप से लगाया जाता है। देखिए सीखेंगे हम कि हमारे जो स्ट्रेस है यानी कि फोर्स लगाने का तरीका है वो डिफरेंट है, और वो कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हम स्ट्रेस के तो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? किसी भी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप उस डेफिनेशन का एक बार वर्ड देखिए, जो डेफिनेशन पूछी गई है उसकी। बोला है नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, बट नॉर्मल का मतलब क्या होता है? कि वो जो फोर्स लगेगा उस एरिया पे वो नॉर्मली लगेगा। अभी नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाने वाले हो, अगर वो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पे लग रहा है, तो वो आपका कौन सा होता है? वो होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो देखिए क्या है यहाँ पे हमारी डेफिनेशन। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट नॉर्मली, जब आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा लगेगा? नॉर्मली लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा, ओवर एन एरिया ऑफ बॉडी, किसी भी एरिया पे, देन द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप, तो अंदर से ना एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, उस एरिया पे। नया है समझ में? चलिए समझाती हूँ। दो फोर्स काम करते हैं, पहले आप इस चीज को ध्यान से समझिए, बहुत ही शांति से। दो तरह के फोर्स होते हैं, पहला होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और दूसरा होता है रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जो आप अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप, साइज, वॉल्यूम वगैरह को चेंज कर दे। और रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो अंदर लगता है, जो बॉडी खुद से क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, बॉडी अपनी दोबारा से शेप में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसको प्रैक्टिकली करके। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये स्पंज है, ठीक है? इस स्पंज पे जब मैं फोर्स लगाऊंगी, अब बात कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, तो ये जो फोर्स लगाऊंगी मैं लगाऊंगी नॉर्मली, कहने का मतलब 90 डिग्री पे। तो मैंने ये यहाँ पे लिया और मैंने इस पे 90 डिग्री पे क्या लगाया? फोर्स लगाया कुछ इस तरह से। और ये फोर्स कंप्लीट बॉडी पे नहीं लगा, ये सिर्फ इस एरिया पे लगा है जहां तक मेरी फिंगर जा पा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी एरिया पे जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो जो फोर्स मैं लगाऊंगी वो होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसकी शेप को चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर नॉर्मली क्या लगाया? फोर्स लगाया, और क्या हो गया? बॉडी चेंज हो गई, बॉडी की शेप चेंज हो गई, और सिर्फ उस एरिया की हुई है जहां तक मेरी फिंगर गई है। अब ये जो मैंने फोर्स लगाया ये था हमारा क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसको डिफॉर्म कर रहा है, जो इसको खराब कर रहा है, जो इसकी शेप को बेकार कर रहा है। बट इस बॉडी के अंदर खुद से, जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी के अंदर खुद से ही क्या आ गया? रिस्टोरिंग फोर्स।
और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा बॉडी को उसी शेप में लाने की कोशिश करता है जो शेप इसकी पहले थी। तो जैसे ही मैं इस जो हमने नॉर्मल स्ट्रेस लगाया इसको हटा देती हूँ, बॉडी अपनी दोबारा से उसी स्टेज में वापस आ जाती है जो इसकी शेप पहले थी। तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सिंपली 90 डिग्री पे फोर्स लगाना, शेप चेंज करना। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स किसी भी बॉडी का जो उसकी शेप को दोबारा से वापस ले आता है, जैसे ही उसके ऊपर से रिस्टोरिंग फोर्स को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो ये था हमारा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल से आप याद रखेंगे, सिर्फ नॉर्मल वर्ड याद रखोगे तो भी आपकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। अगर किसी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मली फोर्स लग रहा है मतलब 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है और उसके अंदर एक एक्सटर्नल इंटरनल एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो आपका क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो आई होप आपके नॉर्मल स्ट्रेस अच्छे से समझ में आ गया हो, आप इसको कर सकते हैं, आपके समझ में भी आ गया हो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट वाले स्ट्रेस पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वाला स्ट्रेस क्या है, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो अब मैं बता देती हूँ, ये है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। ये कैसा स्ट्रेस है भाई, देखिए, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, अगर किसी भी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। नहीं आया समझ में, बताती हूँ। देखिए, जैसे कि कोई भी बॉडी है और उसके ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और उस बॉडी में जो चेंजमेंट आया फोर्स लगाने के बाद वो उसकी लेंथ में आया, तो और जो आपने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में ही चेंज आया है, तो वो आपका होता है टेंसाइल। बताती हूँ, ये हमने यहाँ रबर बैंड लिया है, मैंने रबर बैंड में एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया सिर्फ नीचे वाले एरिया पे, क्योंकि हमें किसी एरिया पे ही स्ट्रेस लगाना है। तो मैंने इस रबड़ को पकड़ा और इसके एक साइड से मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा, नीचे बिल्कुल नीचे की तरफ लेके गई। तो दोबारा देखो, मैंने फोर्स लगाया नीचे की तरफ कुछ इस तरह से, तो जो लेंथ चेंज हुई वो भी किस में हुई, नीचे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को, इंक्रीज इन लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है और उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, तो वो जो स्ट्रेस होता है आपका वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। ये चीज समझ में आया आपको। नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली लगता है जो उसकी शेप को चेंज कर देता है और उसके अंदर क्या ले आता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ले आता है। और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लगाया जाए तो उसकी लेंथ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, लेंथ को इंक्रीज कर दे और उसी डायरेक्शन में करे जिस डायरेक्शन में आपने क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये तो था आपका क्या, टेंसाइल का स्ट्रेस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले स्ट्रेस पे, देखते हैं वो क्या बताता है हमें। हमारा नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे थे, सीधी सी बात है, यानी कि जब इंक्रीज करते तो ऐसे करते। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, किसी भी चीज को कंप्रेस करना, दबाना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा आपका, इफ देयर इज एन डिक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर और कंप्रेशन ऑफ बॉडी, जब किसी भी बॉडी की लेंथ को डिक्रीज किया जाए तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो स्पंज था, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, कंप्रेसिव फोर्स, तो देखिए लेंथ बहुत बड़ी है इसकी, जैसे ही मैंने इसको क्या किया, जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज। अब ये मेरी मुट्ठी में आ चुका है, दैट्स मीन कि इसके ऊपर जो मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है उसकी वजह से इसने अपने एरिया को कम कर लिया, लेंथ को कम कर लिया। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो टेंसाइल होगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इनको मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है, मैंने कोई भी एक बॉडी ले ली, उसकी लेंथ जो है वो पहले थी L, ठीक है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसकी थोड़ी
थोड़ी सी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, मान लो यहाँ तक आ गई, तो ये जो बॉडी है हमारी वो क्या होगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी कुछ इस तरह से, है ना, मानते हो आप लोग। तो यहाँ तक तो इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, लेकिन ये जो चेंजमेंट आया इसको बोलते हैं डेल एल। तो जब लेंथ में चेंज आ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो होती है आपकी टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन ऐसा ही अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती, इसको क्या करती, कंप्रेस करती, तो ये जो यहाँ तक थी इसकी लेंथ यहाँ आ जाती, तो अब आपकी जो लेंथ हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, कहाँ तक, यहाँ तक। और वो जो डिक्रीज होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी डेल एल। मैंने आपको डेल के बारे में पहले भी बताया है, डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज, चाहे वो चेंज आपका इंक्रीज हो चाहे वो चेंज आपका डिक्रीज हो, उसको किससे शो करते हैं, उसको शो करते हैं हमारा डेल से। तो डेल हमें ये बताता है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन स्मॉल चेंज हो रहा है। जैसे कि ये डेल के आगे अगर मैं V लगा दूं तो ये वॉल्यूम बन जाता है, डेल P लगा दूं तो ये प्रेशर बन जाता है, डेल T लगा दूं तो ये टेम्परेचर बन जाता है, डेल F लगा दूं तो ये फोर्स बन जाता है। यानी कि कुछ भी ऐसे फिजिकल टर्म जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, डेल लगा देते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा होता है। तो टेंसाइल कौन सा होता है, जब आप फोर्स लगाओ और बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो टेंसाइल होता है। जब आप दबाओ, स्ट्रेस करो तो वो क्या हो जाए आपका, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेस का ही जो आपका दूसरा नाम होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा जो टेंसाइल और कंप्रेसिव होता है वो क्या होता है। और फिर अब आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेंजेंशियल और shearing stress when deforming force act tangentially to surface of a body। टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है, देखिए समझाती हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, आप इसके यहाँ पे कॉर्नर से इसकी शेप को देख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर कुछ इस तरह से क्या लगाते हैं, फोर्स, और इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो ये जो चेंजमेंट आता है ना, इसको बोलते हैं हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस। ये थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना मतलब इजी तब होगा जब आपकी बुक थोड़ी सी मोटी हो। मेरे को मोटी बुक मिली नहीं है। अगर आप कोई भी एक ऐसी बुक लेते हैं जो यहाँ से कॉर्नर से मोटी हो, फिर उसको ऐसे स्ट्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे वो आगे की तरफ झुक जाती है, और जैसे ही आप अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे अपनी शेप में वापस आ जाएगी। तो आपको मैंने जितने भी स्ट्रेस थे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है कि हमारे जो टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है वो किस किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे हमारा प्रैक्टिकली उस वर्क को किया जाता है। अब आप देखते ही कहीं पे भी जब कोई फोर्स लगाते हैं या फिर कोई आपके सामने फोर्स लगा रहा है, तो आप उसके फोर्स लगाने के तरीके को देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा तरीका है, आई मीन कौन सा फोर्स है, यानी कि स्ट्रेस कौन सा लग रहा है, वो कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल है, शियरिंग है, आपका कंप्रेसिव है या फिर नॉर्मल है। अगर वो 90 डिग्री पे लग रहा है तो आपका नॉर्मल बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो और कोई और वर्क कर रहा हो, तो आपके सामने अगर कोई स्ट्रेस लगा रहा है तो आप ये बता सकते हैं ये स्ट्रेस का कौन सा टाइप है, ठीक है। और ये आपके लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फोर्स आपको बहुत बार आप यूज करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा होता है, टेंसाइल कौन सा होता है, कंप्रेसिव कौन सा होता है, टेंजेंशियल कौन सा होता है, एक एक का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इवन ये भी पता होना चाहिए कि ये बॉडी पे कैसे काम करता है, लॉन्गिट्यूडनली काम करेगा या कंप्रेस होगा या नॉर्मली लगेगा। ये सारी डिटेल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप सभी को ये लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसकी एक एक टर्म्स को अपनी बुक में पढ़ेंगे बहुत ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं, हमारे जो सिलेबस का सेकंड टॉपिक है दैट इज स्ट्रेन। अभी स्ट्रेन क्या होता है, मे बी ये वर्ड आपने पहले कभी सुना हो, शायद ना भी सुना हो, आप ना भी जानते हो कि स्ट्रेन होता क्या है, बट अब आप इस वर्ड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस स्ट्रेन के बारे में ना सिर्फ मैथमेटिकली डेफिनेशन सीखेंगे बल्कि इसके टाइप्स को भी सीखेंगे।
इसको करने से पहले आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अगर आपको पता हो गया, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या हैं, आपको ये तो पता लग गया कि फोर्स कितने टाइप से लगाया जा सकता है किसी भी बॉडी पे, अगर आपको वो समझ में आ गया तो स्ट्रेन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रेन होता है वो एक्चुअल में इफेक्ट होता है स्ट्रेस का, यानी कि आप किसी एरिया पे किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो उससे जो चेंजमेंट आता है, जो इफेक्ट आता है, यानी कि उसकी लेंथ में चेंज होना, वॉल्यूम में चेंज होना, ब्रेथ में चेंज होना, जो भी चेंजमेंट आ रहा है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन। यानी कि स्ट्रेस एक वर्क है और उसका जो इफेक्ट है वो हमारा क्या है, स्ट्रेन। नहीं आया समझ में? चलिए बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेन की डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रेस का जो इफेक्ट होता है वो स्ट्रेन कैसे होता है। तो देखिए, समझिए इस बात को कि आपका जो स्ट्रेन होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। किसी की साइज, शेप, लेंथ या फिर कोई वॉल्यूम, जो भी उसकी शेप वगैरह है उसमें जो चेंजमेंट आता है उसको कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। यानी कि कॉन्फिगरेशन आपकी वॉल्यूम, शेप, साइज, लेंथ, ये सब क्या है, कॉन्फिगरेशन है। तो जो आपका स्ट्रेन होता है वो आपका रेशियो होता है किस किस के बीच में, कि जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगाया जा रहा था, स्ट्रेस लगाने से पहले उसका कॉन्फिगरेशन क्या था और स्ट्रेस लगाने के बाद उसका कॉन्फिगरेशन कैसा हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ मान लीजिए पहले 2 सेंटीमीटर थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसकी जो लेंथ हो गई वो 1 सेंटीमीटर हो गई। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि पहले कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, अब जो हो गई वो कितनी हो गई, 1। तो आपका स्ट्रेन कितना निकल के आया, दैट इज 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1/2 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब आपको अब तक समझ में आ गया होगा, स्ट्रेस लगाने से पहले और स्ट्रेस लगाने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट था उसका कॉन्फिगरेशन क्या था, शेप क्या थी, साइज क्या थी, वॉल्यूम क्या थी, लेंथ क्या थी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, वही आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो ये तो था हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला आपका चेंज इन कॉन्फिगरेशन अबाउट ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, यानी कि स्ट्रेस लगाने के बाद आपका कितना कॉन्फिगरेशन हो गया और स्ट्रेस लगाने से पहले क्या था, ओरिजिनल उसका क्या कॉन्फिगरेशन था, वो होता है हमारा स्ट्रेन। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, यानी कि कितने टाइप से आप स्ट्रेन को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेन क्या है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेन है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल से ही आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ लेंथ की बात हो रही है कि अगर आप किसी के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं और उसकी किस में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है, जैसे मैंने इसमें लगाया तो इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन उसके बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन लेंथ, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या प्रोड्यूस किया, डिफॉर्मिंग फोर्स, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और चेंज किस में आया, लेंथ में, फोर्स लगाते ही चेंज आया लेंथ में, तो क्या होता है, इस स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल। क्योंकि हमने पढ़ा था जब स्ट्रेस किया था कि टेंसाइल होता है जब नॉर्मली किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया जाए, तो मैंने इसके ऊपर जब फोर्स लगाया तो जिस डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हुई वो आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है कि जब आप फोर्स लगाओ और लेंथ चेंज हो जाए तो वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेन। तो आपका यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या निकल के आया है, वो आपका होगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी कि मान लीजिए कि इसकी जो पहले लेंथ थी वो आपकी 4 सेंटीमीटर थी, फिर मैंने इसको जब ऐसे इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इसकी लेंथ कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया तो अब ये इंक्रीज होके हो गई आपकी 8।
तो आप इसको कैसे लिखेंगे 8/4, यानी कि कितने का चेंजमेंट आया इसमें 4 सेंटीमीटर का चेंजमेंट आया, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। यानी कि पहले कितना था और फोर्स लगाने के बाद कितना हो गया, जब आप इन दोनों का रेशियो देखते हो तो वही आपका क्या होता है स्ट्रेन होता है। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रेन हमें समझ में आ गया है क्या होता है हमारा, फर्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यानी कि जब आप क्या देखें कि किस में कितना चेंजमेंट आया है, पहले कितना था अब कितना हो गया, तो वो आपका क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रेन की। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक से ही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम की किस तरह से बात हो रही है, ये बोल रहा है चेंज इन वॉल्यूम अलोन। अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और किसी की वॉल्यूम को चेंज कर दें तो वो आपका क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। यानी कि उसकी पहली वॉल्यूम कितनी थी और बाद में उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी हो गई है, वो आपका क्या होता है सॉरी वो आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे कि आपने देखा होगा या प्रैक्टिकली आपने बहुत बार किया होगा, अगर आपके पास एक बलून है और बलून में आपने वाटर फिल किया हुआ है, जब आप उस बलून पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। ऐसे ही बहुत से हमारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप वॉल्यूम को, किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। उस कंडीशन में जो स्ट्रेन निकल के आता है, यानी कि पहले उसका आपका जो स्ट्रेन मतलब जो आपकी वॉल्यूम थी वो कितनी थी और आपकी आप चेंज होके कितनी वॉल्यूम आई है, वो आपकी होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे हम लोग बलून में पानी भरते हैं ना, पानी भरने के बाद अगर आप उसको दबाएंगे, पहले जब पानी भरा तो वो बहुत मोटा मोटा सा लगता है, जैसे ही आपने उसके ऊपर बलून पे फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाया, तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है, वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम जो कहेंगे, हम कहेंगे उसके अंदर कौन से वाला स्ट्रेन आया, उसमें आया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि उसकी वॉल्यूम में चेंजमेंट आ गया। तो वॉल्यूम में जब चेंजमेंट आता है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला रखते हैं वो क्या रखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिख देंगे, डेल वी बाय वी। यहाँ पे जो डेल वी है वो है आपका चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और आपका जो नीचे आएगा दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्ट्रेन दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपका फर्स्ट था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि हम पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें लेंथ की बात होती है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है और उसकी ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ क्या है। वॉल्यूमेट्रिक में आप देखेंगे कि उसकी चेंज इन वॉल्यूम कितनी है और ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है। तो आप इनके जस्ट नाम से भी पता लगा सकते हैं, जो इनका नाम है डिट्टो ऐसे ही हमें पता लग सकता है कि कौन सी वाली चेंजमेंट में बात कर रही है, वॉल्यूम के बारे में या फिर लेंथ के बारे में। तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारा शीयरिंग स्ट्रेन। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसके एग्जाम्पल को बताना एक्चुअली में प्रैक्टिकली मुश्किल है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। shearing strain, if deforming force produce a change, अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है चेंज इन शेप, शेप चेंज हो रही है ओनली विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, उसकी सिर्फ चेंज हो रही है शेप, क्या चेंज नहीं हो रही है, उसकी कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, तो वो आपका शेयरिंग स्ट्रेन होता है। और जो ये इसको शो करते हैं हम थीटा से, और इसकी जो आपका फॉर्मूला होता है दैट इज डेल एल बाय एल, यानी कि चेंज इन शेप। जो एल है ना, यहाँ पे एल एक्चुअल में आपकी शेप के बारे में बता रहा है। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे हमने इसको थीटा से क्यों डिनोट किया है, क्योंकि और किसी में नहीं किया, इसमें थीटा से डिनोट किया है। और अगर ये इसका फॉर्मूला देखे और लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला देखे तो लगभग सेम है, डेल एल एल, डेल एल एल, सिर्फ ये डिफरेंस है, ये आपका स्मॉल एल है, ये आपका कैपिटल एल है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा क्लियर है। आपका जो स्मॉल एल है ये लेंथ के बारे में बात करता है, जो कैपिटल एल है वो आपकी शेप के बारे में बात करेगा। जैसे कि आपने देखा कि हम इसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं, जब स्ट्रेस लगाते हैं जिसका नाम शियरिंग स्ट्रेस था, तो हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं,
और आप देखते हैं इसकी लेंथ में ना एंगल पे आता है थोड़ा सा डिफरेंस। पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 एंगल था कुछ इस तरह से, लेकिन जैसे इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया आपका एंगल चेंज हो गया, इस बुक का एंगल क्या हो गया, चेंज। तो जैसे ही बुक का एंगल चेंज हुआ कुछ ना कुछ थीटा पे क्या हो गया, चेंजमेंट हो गया, तो हम इसको बोलते थे शियरिंग स्ट्रेन। मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी क्यूब है कुछ इस तरह से, ठीक है, मैंने एक क्यूब बना दिया। अब मैंने क्या किया, इस क्यूब को ना ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करा, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए अब ये पहले यहां था, अब ये थोड़ा सा क्या टेढ़ा हो गया। अब जो ये यहाँ पे चेंजमेंट आया है ना, पहले इसकी ये लाइन ऐसे थी, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट थी ना, ये लाइन ऐसे थी, बट अब ये लाइन ऐसे से ऐसे हो गई। तो किसी ना किसी किस पे हुई है, एंगल पे हुई है, यानी कि इसकी जो लेंथ चेंज हुई है वो किसी ना किसी एंगल पे चेंज हुई है, किसी ना किसी थीटा पे चेंज हुई है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप इसको नॉर्मली ये बता सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेन होता है अगर उसकी शेप कुछ एंगल पे चेंज हो रही है, कुछ इस तरह से, पहले वो एकदम स्ट्रेट थी फिर ऐसे हो गई, कैसे भी हो सकती है, अगर एंगल पे चेंज हो रही है तो आप उसको क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेन। तो ये था हमारा स्ट्रेन, ये थे हमारे स्ट्रेन के टाइप जिनके आप जस्ट नाम से पता लगा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ के बारे में, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब वॉल्यूम के बारे में, आपका शियरिंग स्ट्रेन का मतलब यानी कि किसी एंगल के ऊपर लेंथ जो है वो क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। तो स्ट्रेस ये हमारा स्ट्रेन था जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने पर वो किस तरह का आपका स्ट्रेन शो करता है। लेंथ में चेंज हो रहा है दैट्स मीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वॉल्यूम चेंज हो रही है दैट्स मीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और अगर शेप चेंज हो रही है, आपने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया वो शेप चेंज कर रहा है, शेप चेंज कर रहा है दैट्स मीन वो कौन सा है, शियरिंग स्ट्रेन। ये चीज आपके समझ में आई। आप कोई भी बॉक्स लेना, कोई भी मतलब जो आपका क्यूब टाइप बॉक्स हो और उसके ऊपर फोर्स लगा के देखना, तो वो अपनी शेप को क्या ना थोड़ा सा चेंज कर लेता है, और जब आप फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी शेप दोबारा से ले आएगा वैसे ही जैसे थी। चौक का जो डब्बा होता है ना, जो क्यूब टाइप में होता है, उसके साथ ही आप अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। या फिर आपके पास कोई भी एक ऐसा डब्बा हो, बॉक्स हो, जिसकी आप शेप को चेंज करके देख सके, तो आप उस बॉक्स के साथ भी अपना प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अभी मेरे पास है नहीं ऐसा बॉक्स, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके जरूर दिखाती। तो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियरली मैंने यहाँ पे करा दिया है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए फटाफट से इसके नोट्स बना लीजिए, देन उसके बाद हम इसके करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, देन उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपका स्ट्रेन और स्ट्रेस इनके ऊपर अगर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो फटाफट से चलिए नोट्स बनाइए, और अगर आपको कहीं पे भी किसी भी डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। हमारे न्यूमेरिकल्स जो हमारे स्ट्रेन से, जो स्ट्रेन हमने पढ़ा था, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। स्ट्रेन को एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। स्ट्रेन जो होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड जो होता है वॉल्यूमेट्रिक, और थर्ड होता है शियरिंग। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें लेंथ चेंज होती है, उसका फॉर्मूला होता है डेल एल बाय एल। जो आपका वॉल्यूमेट्रिक होता है उसमें आपकी वॉल्यूम चेंज होती है और उसका फॉर्मूला होता है डेल वी बाय वी। जो शियरिंग होते हैं उसमें आपकी शेप चेंज होती है, यानी कि किसी ना किसी एंगल पे आपका जो शेप है वो चेंज होती है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटल डेल एल बाय कैपिटल एल। तो ये था हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन के ऊपर हमें यहाँ पे कुछ हमारे जो न्यूमेरिकल्स है स्ट्रेस और स्ट्रेन में वो करने हैं। हमारा जो एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है वो हमारा क्या है, स्ट्रेस पे है। सेकंड जो है उसमें आपको स्ट्रेन भी देखना है और स्ट्रेस भी देखना है। तो सेकंड जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा मैंने अप लेवल का लिया है। अब हम शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है बताइए। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो भी हमारी गिवन वैल्यूज होंगी उनको लिखेंगे, समझेंगे कि न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, देन उसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 वायर्स
भाई दो वायर्स लिए हैं और उनकी रेडियाई दी है। अगर रेडियाई का मतलब होता है रेडियस, अगर वो लोग हमें सिंपल कोई वायर देते, जैसे कि कोई भी वायर्स हो सकती है, जैसे कि मैं अगर मेरे माइक की वायर दिखाऊं तो अगर ऐसे किसी वायर की बात करते तो रेडियस नहीं देते। इसका मतलब जो वायर है उन्होंने क्या कर दिया है, सर्कल सर्कल में उस वायर को कर दिया है, कुछ इस तरह से उसकी शेप है उस वायर की, ठीक है। तो हमारे पास दो वायर्स हैं और दोनों वायर्स की अलग अलग क्या है, रेडियस है। तो जो रेडियाई दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है रेडियस का, वो दिया हुआ है आपको 2/1। यानी कि मैं आपको अगर ये लिख के दे दूं कि हमारे पास दो रेडियस है, मान लीजिए हमने मान लिया R1 आपको दिया हुआ है 2 और R1 दिया हुआ है 2 और R2 दिया हुआ है आपका 1। तो इन दोनों का रेशियो यानी कि R/R2 आपको कितना दिया गया है, 2/1। यानी कि ये रेशियो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देन उसके बाद बोल रहा है इफ दीज वायर आर स्ट्रेच्ड, अगर इन वायर्स को स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए, तो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। उसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो जो हमने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया है उसको स्ट्रेच करके बताइए वो कैसा होगा। तो आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है हमें, वी नो दैट हमारा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बताइए क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, होता है भाई फोर्स अपॉन एरिया। अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि अगर इनका रेशियो 2:1 है, वायर आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्स, दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये फोर्स आपका इक्वल है दोनों पे, तो बताइए उन पे स्ट्रेस कितना है। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट स्ट्रेस निकालूं आपका, तो भाई फोर्स तो हमारा सेम ही है, हमारा एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², तो πr², तो यहाँ पे r की जगह में S1 अगर फर्स्ट वाले सर्कल के लिए ले रही हूं तो उसका क्या हो जाएगा R1, तो ये क्या हो जाएगा F/π, और R1 आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा कौन सा, S1। ऐसे ही हम कैसे निकाल लेंगे, हमारा S2 निकाल लेंगे। तो फोर्स अगेन आपका सेम है, πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स सेम, पाई आपका जो R2 है वो दिया हुआ है 1, तो ये आपका क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। बोल रहा है कि S आपका जो R1 है और आपका जो R2 है, अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, तो रेशियो पूछा है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, S1/S2 कर सकते हैं, या और फिर उसके बाद अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपके फोर्स से फोर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो यहाँ पे आपका रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 1/4 जब आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ, चलिए आपके अगर समझ में नहीं आया, S1 जब S2 आप करेंगे तो फर्स्ट क्या है आपका, फोर्स बाय पाई इंटू 4, और आपका सेकंड क्या है, फोर्स बाय पाई इंटू 1, ठीक है। जब आप उसको चेंज करके लिखेंगे तो 4 पाई इंटू में आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी आपकी π/1, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स से फोर्स आपका कैंसिल, पाई से पाई आपका कैंसिल, आपका जो स्ट्रेस निकल के आएगा दैट इज 1/4। यानी कि इन दोनों जो दो सर्कल लिए हैं, जब इन पे सेम फोर्स लगाया गया तो जो स्ट्रेच करने के बाद जो स्ट्रेस निकल के आया है आपका, वो होगा उसका रेशियो 1/4। ये आपका न्यूमेरिकल था। अगर आप इसको इस तरह से ना भी करना चाहें तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, चलिए बताती हूँ। देखिए ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक होगी, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पहले आप स्ट्रेस देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फिर देखेंगे फोर्स तो सेम है, फिर एरिया चेक करेंगे, फिर एरिया हमें पता लगा πr² है, फिर R1 की वैल्यू निकालेंगे, R2 की निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको ये पता लगा जो स्ट्रेस है वो आपका क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स आपका सेम है दोनों में, और एरिया क्या है आपका πr²। भाई फोर्स सेम है, पाई सेम है, ये तो पहले ही काट दो।
आपको पता लगा कि जो आपका स्ट्रेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो आप क्या कर दो, आप लिख दो यहाँ पे S1 R1, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा S2 के लिए R2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो R2 तो आ जाएगा आपका ऊपर और R1 आ जाएगा आपका नीचे। तो जब आप करेंगे S1 बाय S2 तो ये हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि फर्स्ट वाले का 2 था तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और S2 का क्या है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा, आसान है। या फिर आप चाहो तो ये लॉन्ग वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, आपको जो पसंद आए, जो समझ में आए आप उससे कीजिए। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है या ऐसे ही करना है, ये जस्ट आपका फटाफट से आंसर निकालने के लिए है। अदरवाइज अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको बस क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप तरीका कौन सा अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल नए तरीके का था, कोशिश करिएगा खुद से करने की। तो चलिए अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, रियल में बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, बट ये वाला जो आपका न्यूमेरिकल है ये आप खुद से एक बार ट्राई करके देखेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, सीरियसली एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं हमें, चलिए पढ़ते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है, ए 5 सेंटीमीटर क्यूब हैज इट्स अपर फेस 5 सेंटीमीटर, यानी कि भाई हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमें L दिया हुआ है। बोल रहा है डिस्प्लेस्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो चेंज किया गया है उसमें जो चेंजमेंट आया है यहाँ पे वो आपका कितना दिया हुआ है 0.2, यानी कि डेल L आपका कितना हो गया, वो हो गया 0.2 सेंटीमीटर बाय टेंजेंशियल फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। आपको यहाँ पे फोर्स भी दिया गया है कितना 8 न्यूटन। बोल रहा है फाइंड शियरिंग स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेस। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन और आपका शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस तो कैसे निकालेंगे बताइए, लेंथ चेंज की गई है तो बताओ कैसे करोगे। तो बहुत आसान है, बहुत आसान क्यों बोला मैंने, क्योंकि रियल में बहुत आसान है। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि शियरिंग स्ट्रेन बताइए। शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे पहली बात लेंथ की बात की गई है और शेप चेंज हो रही है, यानी कि टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि ये बुक है, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे टेंजेंट पे फोर्स लगाती हूँ और ये आगे की तरफ झुक जाती है तो उसकी लेंथ में चेंज होती है, शेप में चेंज होती है। यहाँ पे लेंथ हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो आप स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। स्ट्रेन आपको पता है क्या होता है, डेल एल बाय एल, पता है या नहीं, खुद देखिए एक बार, क्या आपको स्ट्रेन नहीं पता ये होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है आपकी, डेल एल कितनी है आपकी 0.2 और आपका जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है आपकी 5। तो जो आपका यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन निकल के आएगा दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। कितना इजी सा न्यूमेरिकल था, है ना, जस्ट हमें वैल्यू दी हुई थी। आपको अगर फॉर्मूला याद है कि अगर हमें यहाँ पे स्ट्रेन निकालना है तो किस तरह से उसको डिफाइन करना है, कैसे उसका फॉर्मूला लगेगा, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज करना तो पड़ेगा फॉर्मूला यार। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स फोर्स से रहेगा, एरिया आपका क्या होता है लेंथ इनटू लेंथ। तो यहाँ पे जो आप फोर्स लगाएंगे वो होगा आपका कितना, वो ऑलरेडी गिवन है, वो हमारा 8 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है। हमारी जो लेंथ यहाँ दी हुई है हमें वो लेंथ यूज करनी है जो आपकी क्या है यहाँ पे चेंज की गई है। देखिए लेंथ को एक बार ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे जो गिवन मतलब जो ओरिजिनल थी ना वो यहाँ पे करनी है, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो सिर्फ ये बताता है कि कितनी उसकी लेंथ थी, अभी चेंज किया नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिनल रखनी है। तो ओरिजिनल क्या थी आपकी 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका होमवर्क है, आप मुझे फटाफट से इसका आंसर निकाल के कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। तो ये था हमारा शेयरिंग स्ट्रेन, ये था हमारा शेयरिंग स्ट्रेस, जस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था। और ये वाला जो था ये थोड़ा सा टिपिकल था बट इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल करने में तो बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि रियल में आपका जो न्यूमेरिकल है बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स जो हमारे स्ट्रेस
और स्ट्रेन को, दोनों को ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आई होप आपको जो टॉपिक है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे से समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।